हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एफ्रा बैन की। एफ्रा बैन काफ़ी फीमेल राइटर है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एफ्रा बैन इनका बर्थ हुआ था 1640 में और डेथ हुई थी 1689 में। वाज अ प्ले राइट, पोएट एंड नोवेलिस्ट नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट ब्रिटिश वुमन टू अर्न हर लिविंग बाय हर राइटिंग। तो ये फर्स्ट वुमन मानी जाती है जो राइटिंग के थ्रू पैसे कमाती थी। मतलब इनका जो भी अर्निंग थी लिविंग के लिए वो राइटिंग से आती थी और ये फर्स्ट वुमन थी। बोर्न इन वाई कैंट इंग्लैंड एज ए चाइल्ड, सी वॉज टेकन टू सूरीनाम प्रिजूमली बाय हर पेरेंट्स। तो उसके पेरेंट्स इसको सूरीनाम ले गए थे और सूरीनाम उस टाइम क्या था, इंग्लिश पोजेशन में था। तो इंग्लिश का जो इंग्लैंड था उनका रूल था इस पर। वाइल देयर एफ्रा डिस्कवर द लेजेंड ऑफ द अफ्रीकन प्रिंस ओरोनोको एंड हिज बिलव्ड इमोइनिडा। दिस लेटर इंस्पायर्ड वट बिकेम हर फर्स्ट नोवेल ओरोनोको। ओरोनोको इनका काफ़ी फेमस नोवेल माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि एफ्रा बैन जब वहाँ सूरीनाम में थी तो ये प्रिंस ओरोनोको जो उस टाइम वहाँ पे स्लेव थे उनसे मिली थी ये। और ओरोनोको और उनकी बिलव्ड जो इमोइनिडा है उसकी स्टोरी को इन्होंने पोर्ट्रे किया है ओरोनोको के नाम से ही। तो ये स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, एक तरह से रियल स्टोरी है ये। रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम सूरीनाम। आफ्टर रिटर्न टू इंग्लैंड sometime between 1655 to 1664, having come of age. Shortly after her supposed return to England from Suriname, Ben may have married John Ben. Very little is known about him other than that he was German or Dutch and possibly a merchant. Afra's wit and charm somehow brought her into the court of Charles II. तो उस टाइम चार्ल्स सेकंड का रेन था, रेस्टोरेशन था। तो जो चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने इनको डच वार चल रहा था, जो सेकंड डच वार था वहाँ पे इनको एक पॉलिटिकल स्पाई एज ए पॉलिटिकल स्पाई इनको यूज़ किया था और उन्होंने इनका कोड नेम था एस्ट्रिया। और यही एस्ट्रिया नाम बाद में इन्होंने अपनी राइटिंग में भी लिया। तो लेकिन जब ये वापस वहाँ से लौट के आई थी स्पाई का काम करके, तो चार्ल्स ने सेकंड ने इनको कोई भी उसके लिए पैसे नहीं दिए थे। Returning to England penniless, it's often reported that she went to debtor's prison, though this part of the story may or may not be true. तो बोलते हैं कि फिर इनको जेल भी जाना पड़ा था वो कर्ज के चक्कर में, क्योंकि इनको इसके लिए पे नहीं किया गया था। जो स्पाई की जॉब उन्होंने की थी उसके लिए इनको पे नहीं किया गया था। इट वॉज फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड दैट सी सपोर्टेड हर सेल्फ बाई हर राइटिंग। और फिर उन्होंने राइटिंग से पैसे कमाने शुरू किए थे। तो इनके वर्क्स हैं द फोर्स्ड मैरिज और द जीलस ब्राइड ग्रूम जो 1671 में आया था, द अमोरस प्रिंस 1671 में, द टाउन फोप 1677 में, द रोवर और द बैनिश्ड कैविलियर। ये टू पार्ट्स में है, पहले 77 में और उसके बाद 1681 में आया था। ये काफ़ी फेमस सक्सेसफुल नोवेल था इनका द रोवर। द डिबाउंची जो 1677 में था, द काउंटरफीट ब्राइड ग्रूम 1677 एंड द राउंड हेड 1682। द रोवर 1677 was arguably her most successful play and remains one of her best known. किंग चार्ल्स सेकंड की मिस्ट्रेस थी नेल गायन। तो इन्होंने इसमें एक्ट किया था और रोल था वोर का, और वोर का नाम था एंजेलिका बियानका। तो चार्ल्स सेकंड की मिस्ट्रेस नेल गायन ने इसमें एक्टिंग की थी। बैन वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय सम फॉर राइटिंग इन ए कोर्स और मस्क्यूलिन स्टाइल के लिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था बैन को बहुत, विच इज टू से दैट शी इंक्लूडेड थीम्स ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन हर वर्क्स। ओकेजनली शी रोट ऑफ लव बिटवीन वुमेन डीलिंग सम ऑफ लेट कॉल हर द इंग्लिश साफो। अब हम बात करते हैं इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है ओरोनोको। ओरोनोको की बात करते हैं, इसकी समरी करेंगे, डिटेल में करेंगे। एफ्रा बैन का ये जो नॉवल है 1688 में आया था ओरोनोको, और इसका सब टाइटल है द रॉयल स्लेव। इज अ फिक्शनल अकाउंट ऑफ द titular character's life. It follow Oroonoko, an African prince who is tricked in slavery and eventually leads a rebellion. इसमें क्या होता है कि अफ्रीका में उस टाइम किंग होते हैं द किंग कोरेमेंटियन। इनका ग्रैंड सन होता है ओरोनोको। ओरोनोको इज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अट्रैक्टिव एंड नोबल वॉरियर विच इज ग्रेटली एम्फेसाइज्ड एट द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ द किंग कोरेमेंटियन। ही इज ट्रेंड अवे फ्रॉम हिज होम एंड अंडर ए स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट। तो इसको ये प्रिंस होता है तो आर्मी की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, इंटेलिजेंट होता है ये। जब अपनी ट्रेनिंग से कंप्लीट होकर 17 ईयर का होता है तो ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है, ये वापस घर आता है तो ये मिलता है इमोइनिडा से। इमोइनिडा बहुत ही ब्यूटीफुल और विचुअस गर्ल होती है, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये जो किंग होता है वो भी एक तरह से इमोइनिडा की ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस होता है, तो ये इसको अपने लिए रखना चाहता है।
लेकिन जब इसको पता चलता है कि इसका ग्रैंड सन ओरोनोको का रिलेशनशिप है इमोइनिडा के साथ, तो ये काफ़ी अपसेट हो जाता है और इसको एज ए स्लेव बेच देता है इमोइनिडा को। और जो उनका ग्रैंड सन है ओरोनोको, उसको वो ये बताता है कि उन्होंने उसको मार दिया है। तो ओरोनोको ये समझता है कि इमोइनिडा की डेथ हो गई है, जबकि उसको एज ए स्लेव बेच दिया जाता है। तो बाद में ये ओरोनोको खुद होता है, ये अपने वाइल सेलिंग captive as slave to the British, Orinoco and his friends are invited to view the ship। तो ये एक तरह से शिप देखने के लिए इनवाइट किए जाते हैं ओरोनोको और उसका जो फ्रेंड होता है, लेकिन ट्रिक से उनको भी वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है और फिर स्लेव बना लिया जाता है। द कैप्टन कंटिन्यू टू लाई टू ओरोनोको प्रोमिसिंग हिज फ्रीडम। तो वो कैप्टन होता है जो इनको ट्रिक से बंदी बना के वहाँ लेकर आता है, वो बार बार एक तरह से उनको झूठ बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी फ्रीडम तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें फ्री कर दूंगा यहाँ से, पर लेकिन वो उनको सूरीनाम में बेच देता है। ओरोनोको इज सोल्ड टू मिस्टर टेफ्री हु प्रोमिसेस हिज इवेंचुअल फ्रीडम एंड इज गिवन द स्लेव नेम सीजर। तो वहाँ पे इसको एक नया नाम दिया जाता है सीजर, और जो इमोनिड होता है उसको भी एक अलग नाम मिलता है। आफ्टर हियरिंग ऑफ ओरोनोकोज स्टोरी ही सिंपैथाइज एंड befriend हिम। तो जब इसकी स्टोरी सुनता है तो उसको काफ़ी सिंपैथी होती है। Mr. Terefree see Oronoko's beauty, intellect, and sense of nobility, allowing him to keep his time at the plantation house away from the other slaves। तो उसको प्लांटेशन का काम मिलता है दूसरे जो स्लेव होते हैं उनसे अलग। वन डे वाइल वॉकिंग द ग्राउंड ही सी इमोइनिडा। तो वहाँ पे ये इमोइनिडा को देखता है, उसको भी स्लेवरी में बेच दिया जाता है। हु हैज बीन नेम्ड क्लीमेन। ओरोनोको का नाम चेंज होकर वहाँ पे सीजर रख दिया और इसका नाम क्लीमेन हो गया बाय हर स्लेव होल्डर। द टू इमीडिएटली रिकिंडल देयर लव एंड बिकेम प्रेग्नेंट। तो वहाँ पे दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो फिर एज ए हस्बैंड वाइफ वो वहाँ रहने लग जाते हैं। और जब ये इमोनिडा प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसको काफ़ी चिंता होती है रोनको की कि हमारी लाइफ भी फ्री नहीं हो रही है, जो हमारा बच्चा होगा वो भी एक तरह से स्लेव बनेगा। तो ये फिर कोशिश करता है कि हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन जो गवर्नर होता है वो इनको अलाउ नहीं करता है। Orinoco attempt to distract the governor on one of their trip. Orinoco kills two tigers with his bare hands, showing its strength and bravery। तो वो टाइगर को मार देता है अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए। While the slave holder are distracted with these events, Orinoco leads a slave revolt with other plantation। तो वहाँ पे स्लेव रिवोल्ट शुरू कर देता है ये ओरोनोको। बयाम जो डिप्टी गवर्नर होता है बयाम, उसको जब पता चलता है तो कि यहाँ पे इस तरह का रिवोल्ट चल रहा है, तो वो पता करता है फाइंड्स एंड निगोशिएट विद ओरोनोको अगेन मेकिंग लार्ज प्रॉमिस। वो ये भी उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ हम तुम्हें फ्री कर देंगे। लेकिन बाद में ओरोनोको को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से फ्री होने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेथ। तो वो जो इमोनिडा है उसको बोलता है कि पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी बेबी को मारूंगा, फिर मैं ब्याम है ना उसको मारूंगा, अपना जो भी ये दुश्मन है इनसे बदला लेके फिर खुद को मार दूंगा, और यही तरीका है सिर्फ एक स्लेवरी से फ्री होने का। तो वो इमोनिडा को और उसके बच्चे को मार डालता है, लेकिन वो उस गिल्ट में उस ग्रिफ में इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो ब्याम को नहीं मार पाता है। और फिर ये ब्याम है उसके आदमी आ जाते हैं और वो उसको मार देते हैं ओरोनोको को। ग्रिफ स्ट्राइकन ओरोनोको इज टू वीक टू सीक रेवेंज, रिफ्यूजिंग टू लीव हिज वाइफ्स बॉडी। तो वो उसकी बॉडी को छोड़ ही नहीं पाता। बयाम एंड हिज फ्रेंड्स फाइंड ओरोनोको। आफ्टर फाइंडिंग द करेज टू स्टैंड अप एंड फेस देम, द मैन किल एंड डिसमेंबर हिम। तो ये उसको मार देते हैं। यही स्टोरी है इसकी, और एफ्रा बैन कंप्लीट हो गया है आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।